नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने W2 वर्ल्ड ड्रामा सीरीज का एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो बिना ज्यादा समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत 2004 के एथेंस ओलंपिक से होती है, जिसमें मेंस 50 मीटर पिस्टल शूटिंग के कंपटीशन के फाइनल का आखिरी 3 राउंड शुरू होने वाला है। सभी प्लेयर्स अपने पोजीशन पर खड़े गेम शुरू होने का इंतजार करते हुए। कोरिया के सभी लोगों को अपने खिलाड़ी कांगचुल नामक व्यक्ति से बहुत आशाएं हैं, क्योंकि वो सिर्फ 17 साल का ही है और 11th ग्रेड में ही पढ़ता है, पर इतना अच्छा प्लेयर है कि ओलंपिक के फाइनल राउंड में पहुंच गया है। पर उसके प्रतिद्वंदी यानी कि विरोधी भी आम शूटर्स नहीं है, वो सब भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के 1st, 2nd और 3rd रैंक के खिलाड़ी रह चुके हैं। इसीलिए माहौल बहुत ही टेंस्ड है। फाइनल राउंड में शूटिंग के 10 राउंड होने हैं, जिसमें 7 राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं और आखिरी के 3 राउंड बचे हुए हैं। अभी तक के स्कोर्स के हिसाब से कांगचुल और इवान एसिमोव का बहुत ही टफ कंपटीशन चल रहा है और सभी प्लेयर्स का स्कोर उन दोनों के स्कोर से कम ही है। तभी गेम की शुरुआत होती है। सभी लोग अपने अपने पिस्टल को लोड करके शूटिंग के लिए तैयार। फायर का ऐलान होते ही सभी प्लेयर्स अपने अपने हिसाब से फायर करते हैं। कांगचुल टारगेट के बुल पर मारकर 10.2 का स्कोर हासिल कर लेता है और इवान एसिमोव का टारगेट थोड़ा सा मिस हो जाता है, जिस वजह से उसका स्कोर सिर्फ 9.5 ही रह जाता है। अब कांगचुल को जरूरत है फोकस्ड रहने की, ताकि गेम के आखिर तक वो अपना टॉप पोजीशन बनाए रखे, क्योंकि अभी भी आखिरी के 2 राउंड्स बचे हुए हैं। दोनों प्लेयर्स के कोच फ्रंट सीट पर बैठकर उन्हें फोकस्ड और शांत होकर खेलने का एडवाइस देते हुए। कांगचुल के कोच का नाम कांग युन है और वो कांगचुल के पापा हैं। कांगचुल के पापा भी एक शूटर रह चुके हैं और कांगचुल उनसे शूटिंग की ट्रेनिंग लेकर 3 साल के अंदर ही इस मुकाम तक पहुँच गया। लेट मी टेल यू वन थिंग माई फ्रेंड्स, अपना कांगचुल बहुत ही जीनियस है, एकदम शाना लौंडा। अरे ये मैं कौन से ट्रैक पर आ गई? अभी तो सीरियस गेम चल रहा था ना। बी फोकस्ड। हाँ, तो अब आखिरी 2 राउंड के पहले राउंड की शुरुआत होती है, पर इस बार अपना शाना लौंडा अपना टारगेट मिस कर जाता है और इवान एसिमोव एकदम टारगेट के बुल पर मारकर कांगचुल के स्कोर को पार करके 1st पोजीशन पर पहुंच जाता है। इसीलिए कहते हैं ज्यादा शान पत्ती नहीं करने का। अरे मैं फिर से भटक गई। बी फोकस्ड। अब बचा है सिर्फ आखिरी राउंड। पूरा माहौल बहुत ही ज्यादा टेंस्ड है। ये कांगचुल के लिए आर या पार वाली सिचुएशन हो चुकी है। तभी आखिरी राउंड की शुरुआत होती है। फायर का ऐलान होते ही सभी प्लेयर्स अपने अपने हिसाब से शूट करना शुरू कर देते हैं। इस बार इवान एसिमोव का स्कोर 10.4 है। कांगचुल को जीत के लिए 10.7 का स्कोर लाना ही होगा, वरना वो हार जाएगा। ये बंदा इतनी देर से सिर्फ निशाना ही साधे जा रहा है और गेम खत्म होने में सिर्फ 75 सेकंड्स ही बचे हुए हैं। ये फुल फोकस्ड होकर निशाना लगा रहा है और समय बीतता ही जा रहा है। अपना शाना लौंडा कांगचुल फुल फोकस्ड है। आखिरी के 5 सेकंड बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1 और ये शूट। सभी की निगाहें टारगेट पर। कांगचुल ने बिल्कुल बुल पर मारकर 10.9 का स्कोर हासिल कर लिया और इसी के साथ वो जीत गया। फिर पता चलता है कि गेम तो कब का हो चुका है और अपने शाने लौंडे की फैमिली ये सब टीवी पर देख रही है और अपने शाने लौंडे को तो ऑलरेडी गोल्ड मेडल मिल चुका है। ऑल्दो उन्हें पहले से ही ये पता है कि जीत तो अपने शाने लौंडे की ही हुई है, पर सबकी खुशी ऐसी है जैसे कि वो लोग ये चीज पहली बार देख रहे हैं और अपना शाना लौंडा कांगचुल अभी जीता है। पर अपना कांगचुल कहाँ गया है? वो नजर नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, गया होगा कहीं, मुझे क्या करना। एनीवे, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और मॉम दरवाजा खोलने के लिए जाती है, पर सामने किसी को देखकर हैरान हो जाती है। तभी डैड को कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो दरवाजे पर आकर देखते हैं तो मॉम जमीन पर गिरी हुई है और उनके सिर से खून बह रहा है। ये देखकर डैड का दिमाग खराब। तभी कोई डैड पर पिस्टल तान देता है। अरे ये पिस्टल तो वही वाला है ना जो कांगचुल ने ओलंपिक्स में यूज किया था। वो डैड के सिर पर शूट कर देता है और ऑन द स्पॉट उनकी भी मौत हो जाती है। फिर वो हत्यारा अंदर जाकर कांगचुल के भाई और बहन को भी मार देता है। पूरे परिवार के खून का इल्जाम अपने शाने लौंडे पर लग जाता है, क्योंकि उसके ही पिस्टल से पूरी फैमिली की हत्या की गई थी। हत्यारे ने कांगचुल के घर के 500 मीटर की दूरी पर रखे ट्रैश कैन में ही वो पिस्टल फेंक दी थी, जिसमें सिर्फ कांगचुल के ही फिंगरप्रिंट्स थे, क्योंकि उस किलर ने ग्लव्स पहन रखा था। इसीलिए कांगचुल
कांगचुल को ही अरेस्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कांगचुल अपने ही परिवार को क्यों मारेगा? इसका रीजन ये बताया जा रहा था कि हमारे शाने लौंडे ने शूटिंग छोड़कर कंप्यूटर साइंस पढ़ना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उसके और उसके पापा के बीच में टेंशन चल रही थी और यही कारण है कि उसने उस दिन गुस्से में आकर अपने पूरी फैमिली की ही हत्या कर दी। बाप और बेटे के आपसी मनमुटाव को ही हत्या का मेन मोटिव बताकर कांगचुल को हत्यारा साबित करने की कोशिश की जा रही थी, पर इस बात को उसके फैंस और बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कॉज व्हाई नॉट? ये कोई रीजन नहीं हो सकता किसी की भी जान ले लेने का। एंड सेकंड थिंग, ओलंपिक जीतने के बाद खुशी के मारे जो लड़का सबसे पहले अपने पापा पर ही कूद कर लटक गया था, वो उनकी जान कैसे ले सकता है? कांगचुल का इस तरह से अपने पापा पर लटकना साफ दर्शाता है कि वो अपने पापा से कितना प्यार करता था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रूम ले जाकर कांगचुल का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जहां प्रोसिक्यूटर साहब बोलते हैं कि दो लोगों ने ये बयान दिया है कि उन्होंने हत्या के दौरान कांगचुल को घर के पिछले दरवाजे के पास देखा था। फिर उस पर ये इल्जाम लगाते हैं कि नशे में उसने अपने पापा से कहा था कि उसके पापा अगर इस दुनिया में ना होते तो बहुत अच्छा होता। कांगचुल बोलता है नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। लेकिन वो प्रोसिक्यूटर बिना किसी सबूत के ही अपना ही एक मनगढ़ंत कहानी बना लेता है कि पहले कांगचुल ने अपने पापा को मारा, फिर अपनी माँ को भी मार दिया जो उसे ऐसा करने से रोक रही थी, और फिर अपना आपा खोकर अंत में सबकी हत्या कर दी। फिर डर के वहाँ से भाग गया और कुछ देर के बाद वापस आकर उनके डेड बॉडीज को देखकर खुद को निर्दोष साबित करने के लिए मगरमच्छ के आंसू रोने लगा। प्रोसिक्यूटर उसे थोड़ा टॉर्चर करते हुए उल्टी सीधी बातें बोलता है, पर कांगचुल इतना ज्यादा शॉक में होता है कि कुछ नहीं बोल पाता और आखिर में उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसके बाद कांगचुल से एक आदमी मिलने के लिए आता है। फिर पता चलता है कि जो प्रोसिक्यूटर कांगचुल को मनगढ़ंत कहानी बनाकर टॉर्चर कर रहा था, उसका नाम हैन च्योल हो है। वही इस केस को हैंडल कर रहा है। उसका मकसद एक पॉलिटिशियन बनना है और क्योंकि कांगचुल फेमस है, इसीलिए उसके केस की मदद से वो अपना मकसद पूरा करना चाहता है। अच्छा, तो इसीलिए इसे फंसाने में लगा है। ये प्रोसिक्यूटर तो नाइन टेल वाले फुद्दू प्रेसिडेंट से भी ज्यादा गया गुजरा है। Yes, exactly. फिर वो आदमी अपने शाने लौंडे, जो अभी बिल्कुल शांत और सकदम बना हुआ है, उसे बताता है कि उन लोगों ने मिलकर पूरे फैमिली का श्राद्ध कर दिया, क्योंकि ज्यादा देर अगर बॉडी को रखते तो बॉडी की हालत खराब हो जाती। ये सुनकर कांगचुल बहुत रोने लगता है, क्योंकि अपने फैमिली के आखिरी पल में तो वो उनके साथ नहीं ही था, पर अब उनके श्राद्ध में भी नहीं जा पाया और आखिरी बार उन्हें देखने का मौका भी खो दिया। फिर केस की सुनवाई शुरू होती है। वो धूर्त प्रोसिक्यूटर हान च्योल हो पूरी कोशिश करता है कि कांगचुल गुनहगार साबित हो और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। कांगचुल के हेटर्स भी कोर्ट रूम में बैठे होते हैं, जो पीछे से तालियां बजा बजा कर उस धूर्त प्रोसिक्यूटर को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और ये सब देखकर कांगचुल फाइनली अपना आपा खो देता है और उस प्रोसिक्यूटर को कूटने के लिए आगे बढ़ता है, पर ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं और वो सिर्फ गुस्सा कर रह जाता है। फिर कहानी एक अलग ही जोन में चली आती है, जहाँ म्यूंगसे यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के एक अस्त व्यस्त से रूम में बहुत देर से किसी का फोन बज रहा होता है और एक आदमी घोड़े बेचकर सो रहा होता है। उसी के दूसरी तरफ नीचे वाले बेड पर एक लड़की भी भैंस की तरह सोई हुई होती है। वो लड़की नींद में ही उस सोए हुए बंदे से बोलती है, ओए सोकबम, तुम्हारा फोन बज रहा है। लेकिन स्योकबम ने अपने सारे घोड़े बेच दिए हैं, इसीलिए वो इत्मीनान से सो रहा है और उसकी बातें नहीं सुनता। लास्ट में इरिटेट होकर वो लड़की खुद ही वो फोन उठाती है। किसी पागल कुत्ते का कॉल आया होता है। अरे ये मैं खुद नहीं कह रही, फोन में कॉलर का नाम पागल कुत्ते के नाम से ही सेव है। स्योकबम झट से उठता है। वो लड़की फोन उसकी तरफ फेंकते हुए बोलती है, उसने 10 बार कॉल किया था बेटा, अब तो तू गया, और फिर सो जाती है। जब वो कॉल रिसीव करता है तो पता चलता है कि वो पागल कुत्ता इनका हेड है, जिनका नाम प्रोफेसर पाक है, और उन्हें इस बंदी से काम है। पर ये कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी, जिस वजह से उन्हें स्योकबम को कॉल करना पड़ा। ये सुनकर उस बंदी के फटके चार। वो अपना फोन चेक करती है तो उसका फोन साइलेंट था और उसके फोन में भी उस पागल कुत्ते प्रोफेसर पाक के 10 कॉल्स आए हुए थे। ये देखकर इस बंदी की फटके 8। वो दौड़ती हुई उनके पास जाती है। इस बंदी का नाम ओयुन जू है, जो पेशे से एक जूनियर कार्डियक डॉक्टर यानी कि दिल के डॉक्टर है, जो उस पागल कुत्ते प्रोफेसर पाक के अंडर काम या ट्रेनिंग जो भी कह लो वो कर रही है। वैसे जिस तरह से ये फुरफुर भाग रही है, इसे ओयुन जू नहीं बल्कि फुरफुरी कहना चाहिए। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। अपनी फुरफुरी योंजू दौड़ती भागती गिरती पड़ती फाइनली अपने हेड यानी कि प्रोफेसर पाक के पास पहुंच जाती है, जिन्हें इनके सारे जूनियर्स पागल कुत्ता बुलाते हैं। पागल कुत्ता प्रोफेसर पाक बोलते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन नहीं उठाने की? मरना तेरे को डर नहीं लगता? सॉरी पागल कुत्ता।
सॉरी सर, अब से ऐसा नहीं होगा, रियली सॉरी। पागल कुत्ते ने योंजू को इसीलिए बुलवाया है क्योंकि हमारी योंजू के पापा मिस्टर ओ स्योंग मू एक बहुत ही फेमस वेबटून आर्टिस्ट है। आसान शब्दों में बोले तो कॉमिक आर्टिस्ट। अपनी फुरफुरी या योंजू जो भी बोल लो, उसके पापा और मम्मी का डाइवोर्स हो गया है और वो अपनी माँ के साथ रहती है, पर अक्सर अपने पापा से मिलने के लिए जाती रहती है। तो प्रोफेसर पार्क ने अपनी योंजू को इसीलिए बुलाया है क्योंकि उन्हें उसके पापा के सबसे पॉपुलर कॉमिक डब्लू का स्पॉइलर चाहिए। उन्होंने रिसेंट में उस कॉमिक को पढ़ना शुरू किया है और उन्हें वो कॉमिक इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने 2 रातों तक जाग कर उस कॉमिक के सारे वॉल्यूम्स पढ़ लिए। और अब कहानी में आगे क्या होगा इस बात से वो बहुत ही क्यूरियस है, इसीलिए योंजू को अपने पापा यानी कि मिस्टर ओ सॉन्ग मू के पास जाकर कहानी के आगे का स्पॉयलर्स लाने को बोल रहे हैं। फिर पता चलता है कि अभी कुछ देर पहले हम जिस शाने लॉन्डे कांगचिल की कहानी को देख रहे थे वो असली नहीं बल्कि मिस्टर ओ सॉन्ग मू के कॉमिक डब्लू का मेन कैरेक्टर है और वो सारी कहानी उस कॉमिक की थी। धत तेरी बाहर निकली चुहिया। एनीवे, अपनी योंजू भी डब्लू कॉमिक और शाने लॉन्डे कांगचुल की बहुत बड़ी फैन है, बिल्कुल एक टिपिकल क्रेजी फैन गर्ल टाइप। इनकी बातों से पता चलता है कि डब्लू कॉमिक का लास्ट वॉल्यूम इसी सप्ताह रिलीज होने वाला है, यानी कि 10 सालों से चलती आ रही डब्लू नामक कॉमिक की कहानी का अंत इसी सप्ताह होने वाला है। पर अभी तक असली हत्यारे का कोई भी क्लू नहीं मिला है, इसीलिए पागल कुत्ता अपने फुरफुरी को प्रोफेसर पार्क अपनी योंजो को अपने पापा के पास से आगे की कहानी का थोड़ा सा हिंट लाने को बोलते हैं। पर अपने फुरफुरी के पापा अपने काम को लेकर इतने ज्यादा ईमानदार है कि अपनी बेटी तक को भी कहानी से रिलेटेड कोई भी हिंट या स्पॉयलर्स नहीं देते हैं। इसीलिए प्रोफेसर पार्क योंजो को लालच देते हैं कि अगर वो अपने पापा के पास से हत्यारे का कोई भी हिंट लेकर आ गई तो वो उसे ओपन हार्ट सर्जरी करने का मौका देंगे। ये सुनकर योंजो खुश, व्हाई नॉट, ओपन हार्ट सर्जरी करने का मौका जल्दी किसी को भी नहीं मिलता और योंजो तो अभी जूनियर डॉक्टर ही है, इसीलिए इस ऑफर को सुनकर वो खुशी खुशी हिंट लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। पर स्योक बम जो उसके पीछे पीछे आया था वो जल भुन जाता है। स्योक बम कौन? अरे वही जब भी थोड़ी देर पहले घोड़े बेचकर सो रहा था। अच्छा हाँ, तो उसे इसीलिए जलन मच रही है क्योंकि वो योंजो का सीनियर है, पर अभी तक उसे भी ओपन हार्ट सर्जरी करने का मौका नहीं मिला है। और पागल कुत्ते ने सिर्फ स्पॉयलर्स जानने के लिए योंजो को ओपन हार्ट सर्जरी करने का मौका इतनी आसानी से दे दिया और इसी चीज की शिकायत वो उनसे करने लगता है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। पर प्रोफेसर पार्क स्योक बम को ये बोलकर चुप करा देते हैं कि अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो अपने लिए भी एक कॉमिक आर्टिस्ट पापा का इंतजाम कर लो। प्रोफेसर पार्क को सब पागल कुत्ता ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं। इधर कैबिन से बाहर आकर अपनी फुरफुरी अपने पापा को कॉल करने लगती है, पर फिर उनका कॉल काट करके उनके स्टूडेंट पार्क सो बॉन्ग को कॉल करती है। Cause why not? डायरेक्ट पापा से स्पॉयलर्स मांगकर अपनी शामत लानी है क्या? पार्क सो बॉन्ग के साथ 2 और स्टूडेंट है या ट्रेनी जो भी कह लो, और ये तीनों मिस्टर ओ स्योंग मू यानी कि योंजो के पापा के अंडर काम करते हैं। हाँ, तो योंजो ने सुबोंग को कॉल तो स्पॉयलर्स लेने के लिए किया था, पर पता चलता है कि मिस्टर ओ स्योंग मू यानी कि योंजो के पापा कल रात से ही गायब हैं। सुबोंग बताता है कि जहाँ जहाँ भी वो जा सकते थे उसने हर जगह पर फोन कर लिया, पर उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। और तो और उनका फोन, कार की चाबी, वॉलेट सब यहीं पर है। कॉमिक का लास्ट वॉल्यूम भी आज शाम 4 बजे तक सबमिट होना है और मिस्टर स्योंग मू ने आज तक कोई भी डेडलाइन मिस नहीं करी है, पर आज अचानक से वो ऐसे गायब हो गए हैं जैसे उन्हें आसमान खा गया हो या जमीन निकल गई हो। ये सुनकर योंजू का दिमाग खराब, वो तुरंत टैक्सी लेकर पापा के घर आती है। उनके रूम में हर तरफ डब्लू की पोस्टर्स लगी हुई है और सारी चीजें बिल्कुल खुली और बिखरी पड़ी हुई है, जैसे कि अभी अभी वो यहाँ बैठकर काम ही कर रहे थे। दैट मीन्स वो अगर सच में गायब हुए हैं तो काम करते करते ही गायब हुए होंगे। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। रूम में दूसरी तरफ मिस्टर स्योंग मू और योंजो के बचपन से लेकर अभी तक के कुछ फोटोज भी लगे हैं। जी हाँ, यही है अपने फुरफुरी के पापा मिस्टर ओ स्योंग मू। एनीवे, तभी योंजो वहाँ आती है और अपने पापा के रूम में एंटर करती है और अब दोनों इस बात से परेशान है कि मिस्टर स्योंग मू जा कहाँ सकते हैं। सुबोंग उसे बताता है कि रात के 9 बजे जब मिस्टर स्योंग मू अपने कॉमिक पर काम कर रहे थे तब वो उनसे पूछने गया था कि क्या वो उनके लिए कॉफी बना दे। मिस्टर स्योंग मू ने कहा था कि अभी नहीं, 10 बजे। उसके बाद ये तीनों बाहर बैठकर अपना अपना काम कर रहे थे और उस दौरान एक पल के लिए भी कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला था। तीनों में से किसी ने भी मिस्टर स्योंग मू को बाहर निकलते हुए नहीं देखा, लेकिन जब 10 बजे के बाद वो उनके लिए कॉफी लेकर गया तो वो रूम में नहीं थे। उसके बाद इन तीनों ने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिले। सुबोंग बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये अजीब है? योंजो बोलती है, अजीब नहीं, ये बहुत अजीब है। और तब जाकर ये लोलो इंसान घबराना शुरू करता है कि बहुत बड़ी बात हो गई। इससे पहले तो इसे कोई रियलाइजेशन ही नहीं था। लोलू कहीं का।
लोलू बोलता है हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए, पर अभी तक उनके गायब हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो पुलिस भी इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी। इसीलिए फुरफुरी बोलती है कि हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए, शायद वो रात को थोड़ी ताजी हवा खाने के लिए बाहर चले गए हो और तुम तीनों अपने काम में इतने मगन होंगे कि नोटिस ही नहीं किया होगा। लोलू बोलता है बेटा पागल उगल हो गई है का, मैं सिर्फ अकेला नहीं था, हम तीन लोग बाहर थे। चलो एक पल के लिए मान भी लिया कि किसी ने भी नोटिस नहीं किया होगा, पर फिर भी वो बिना पैसे और फोन के जाएंगे क्या? बंदे के बात में पॉइंट तो है, लोलू इतना भी लोलू नहीं है। तो क्या नाचो मैं? उसकी बातें सुनकर अपनी फुरफुरी ये कंक्लूजन निकालती है कि पापा 10 सालों से इस कॉमिक पर काम कर रहे थे, तो जाहिर है इसे खत्म करने में उन्हें बहुत दुख हो रहा होगा, इसीलिए वो शायद उदास होंगे और कहीं अकेले में बैठना चाहते होंगे। लोलू बोलता है उदास, और वो बिल्कुल भी नहीं। कांगचुल के कैरेक्टर से वो इतना परेशान हो गए थे कि वो उसे मारना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि कॉमिक के लास्ट सीन में वो उसे मार देंगे, क्योंकि योंजू कांगचुल की एक टिपिकल क्रेजी वाली फैन है, इसीलिए वो सुबोंग की बातों पर विश्वास नहीं करती। कॉज अकॉर्डिंग टू हर कांगचुल कैसे मर सकता है, पागल हो क्या? फिर सुबोंग अपनी बात प्रूव करने के लिए वो टैब उसे दिखाता है जिसमें योंजू के पापा ने कांगचुल को मारने का सीन ड्रॉ करके रखा था। एज यू कैन सी वो कांगचुल को बहुत ही बेरहमी से मारना चाहते थे, पर क्यों ये आपको आगे पता चलेगा। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। कांगचुल के कैरेक्टर को मरा हुआ देखकर योंजू का दिमाग खराब। Cause why not? She is a crazy fan girl. Anyway, सुबोंग बताता है कि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि कांगचुल एंड में मरे। इवन तीनों ट्रेनिंग का यही ओपिनियन था कि कांगचुल को एंड में ना मारा जाए, पर मिस्टर स्योंगमू ने बोला कि कांगचुल को मारना उनका सपना है और उन्होंने किसी की भी बात नहीं सुनी। अगर ये चैप्टर ऑनलाइन हो गया और फैंस ने ये चैप्टर पढ़ लिया, फिर तो समझो कांड ही हो जाएगा। सभी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये इस कॉमिक का लास्ट वॉल्यूम है, तो हत्यारा पकड़ा जाएगा और कांगचुल को इंसाफ मिलेगा, पर इसे इस तरह से मरा हुआ देखकर सब फैंस तो पागल हो जाएंगे। योंजू उसकी बातों को सुनते हुए चैप्टर को स्क्रॉल करती है और उसे कांगचुल का किलर दिखता है। वो पूछती है यही किलर है ना, कौन है ये? अपना लोलू बोलता है नहीं पता, गायब होने से पहले उन्होंने इतना तक ही ड्रॉ किया था। अब योंजू परेशान, इसलिए नहीं कि उसके पापा गायब है, बल्कि इसलिए कि उसका कांगचुल मर रहा है। तुम हमारे खून का सबसे बदनाम खतरा हो। वो बोलती है तो हो सकता है ना कि पापा अपना इरादा बदल दे और इसे ठीक कर दे। सुबोंग बोलता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि रात को जब वो कॉफी के बारे में पूछकर बाहर जा रहा था तब उसने देखा था कि कांगचुल की मौत को ड्रॉ करते हुए वो कितना खुश थे। वो बोलता है मिस्टर स्योंगमू उसे मारकर बहुत खुश लग रहे थे। ये सुनकर योंजो बोलती है कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ साइको फैंस को एंडिंग के बारे में पता चल गया हो और उन्होंने गुस्से में पापा को किडनैप कर लिया हो। हमें जल्द से जल्द पुलिस को कॉल करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। सोबुंग दौड़ता हुआ पुलिस को कॉल करने के लिए बाहर जाता है और योंजो सभी सामान में कुछ क्लूज ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे एक अजीब सी फोटो दिखती है जिसके पीछे लिखा होता है इससे पहले कि वो मुझे खा ले मैं ही उसे खा लूंगा। अब योंजो कंफ्यूज, इसका क्या मतलब हो सकता है? तभी उस ड्राइंग टैब में कुछ हरकत होती है। योंजो भी लाइक वो क्या था? फिर उसे लगता है कि शायद ये उसके आंखों का धोखा होगा और वो पलटकर दूसरी तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसका कोट किसी चीज में फंस जाता है। वो अपना हाथ पीछे करके उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, पर उसके हाथ में किसी का खून लग जाता है। ये देखकर योंजो का दिमाग खराब। योंजो घबराते हुए पीछे मुड़ने लगती है। राम 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 योंजू को होश आता है तो वो देखती है कि वो किसी बहुत ही बड़े बिल्डिंग पर है और रात हो चुकी है। ये देखकर योंजू का दोबारा से दिमाग खराब। वो नहीं जानती कि ये कौन सी जगह है और वो यहाँ कैसे आई। वो इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी उसका पैर किसी आदमी से टकराता है जो कांगचुल है। वो पूरी तरह से जख्मी है, उसका बहुत सारा खून बह चुका है और वो बेहोश है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ड्रॉ किया गया था। मतलब कि ये कॉमिक वर्ल्ड में आ चुकी है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। पर इन सारी बातों से अनजान योंजू उसे अपने ही तरह का एक इंसान समझकर ये चेक करती है कि कहीं वो मर तो नहीं गया। कांगचुल के शरीर में 2 बार चाकू से बहुत गहरा जख्म किया गया था, पर अभी भी उसकी सांसें चल रही थी, पर बहुत धीमी धीमी। उसके पल्स भी बहुत कमजोर हो चुके होते हैं। योंजू दौड़कर बिल्डिंग के नीचे जाती है। नीचे उसे कुछ शेफ्स खाना बनाते हुए नजर आते हैं। वो उन्हें बताती है कि टेरेस पर एक आदमी मर रहा है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए। और शेफ्स भी लाइक ये कौन है और यहाँ कैसे आ गई? योंजू वहाँ से कैंची और एक कपड़े का टुकड़ा उठाते हुए बोलती है आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? एक आदमी ऊपर मर रहा है, उसे चाकू मारा गया है और उसका बहुत ही ज्यादा खून बह चुका है। वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा, जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाइए।
और कैंची और उस कपड़े को अपने साथ लेकर दौड़ती हुई ऊपर चली जाती है। तब तक एक आदमी भी उसके पीछे पीछे वहाँ आता है। कांगचुल को इस हालत में देखकर वो इतना ज्यादा शॉक हो जाता है कि धम से नीचे गिर जाता है। ये कौन है? इसकी ये हालत कैसे हुई? योंजू झट से कपड़े को 2 भागों में काट कर कांगचुल के जख्मों को दबाती है ताकि और ज्यादा खून ना निकले और बोलती है मुझे भी नहीं पता, मैं भी नहीं जानती कि कौन है, इसकी ये हालत कैसे हुई। वैसे आप लोगों ने एम्बुलेंस बुलवाया? वो आदमी बोलता है मैंने कॉल कर दिया है, बिल्डिंग में नीचे सर्जन कॉन्फ्रेंस चल रहा है तो उन्हें भी इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग भी आ रहे हैं। योंजू भी लाइक कॉन्फ्रेंस, ये कौन सी जगह है? वो आदमी बताता है ये होटल सोल सिटी का प्लाजा होटल है। ये सुनकर योंजू कंफ्यूज, सोल में प्लाजा होटल कहाँ से आ गया? तभी वो आदमी बोलता है वैसे आपको पता है अब क्या कर रही हैं? अगर इसे कुछ हो गया तो डॉक्टर के आने का वेट कीजिए। योंजू बोलती है मैं भी एक डॉक्टर ही हूँ पर उतनी टैलेंटेड नहीं हूँ। तभी कांगचुल हरकत करने लगता है, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। योंजू जल्दी से उसके कपड़े को काट कर हटाती है और देखती है कि उसकी छाती में हवा भर गई है। अगर इस हवा को जल्द से जल्द नहीं निकाला गया तो वो मर जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर हवा भरी हुई है एग्जैक्ट उसी जगह पर छेद करके हवा को निकालना होगा। थोड़ी सी भी गलती हुई तो उसकी जान जा सकती है। योंजू को उस आदमी के पैकेट में एक पेन दिखता है और वो उसे निकाल लेती है। बट नाउ शी इज कंफ्यूज कि छेद करूं या ना करूं। एक गलती और इसका राम नाम सत्य हो सकता है, लेकिन अगर सही जगह पर लगाया तो ये बच भी तो जाएगा। पर मैं प्रोफेशनल डॉक्टर भी तो नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर का आने का वेट भी तो नहीं कर सकती। उनके आते आते ये मर गया तो अरे क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, रिस्क लूं ना लूं, रिस्क लूं छोड़ दूं, क्या करूं? कांगचुल की सांसें खत्म होने लगती है और वो मरने ही वाला होता है। ये देखकर योंजू अपने सारे कंफ्यूजन को साइड में रखकर पेन को तोड़ती है और पूरे ध्यान और सावधानी के साथ पेन को उठाती है और ये मर तो नहीं गया? ओह नो! योंजू इतनी शॉक में है कि चेक भी नहीं कर रही कि वो जिंदा भी है या नहीं। तभी वहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं, नीचे एम्बुलेंस भी आ चुकी है और थैंकफुली अपना शाना लौंडा भी बच चुका है थैंक्स टू योंजू। अपनी फुरफुरी साइड में बैठकर खुद से ही बातें कर रही है। वाह, अभी मैं कितनी कूल थी। उस पागल कुत्ते को यहाँ होना चाहिए था, उसे भी देखना चाहिए था कि इस क्रिटिकल केस को मैंने कितनी सक्सेसफुली हैंडल करा। मतलब रियल केसेस में मैं ग्रेट हूँ। इसका मतलब मैं नेचुरल बॉर्न डॉक्टर हूँ। हाय रब्बा, तेरा शुक्रिया। तभी होटल का मैनेजर वहाँ आता है। मैनेजर योंजू को कांगचुल को बचाने के लिए थैंक्स करता है, क्योंकि अगर आज वो मर जाता तो होटल में मर्डर हुआ है ये बात फैल जाती और पूरे होटल की बदनामी हो जाती। फिर बोलता है वैसे जब पुलिस यहाँ आएगी तो आपको भी गवाही देनी होगी। योंजू बोलती है बिल्कुल जरूर दूंगी। फिर वो उससे उसका नाम पूछता है। वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर खुद का इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो म्यूंगसे यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर से है। फिर मैनेजर पूछता है क्या आपने यहाँ रूम लिया है? योंजू बोलती है नहीं। मैनेजर बोलता है तो फिर आप यहाँ कैसे आई? ये सुनकर योंजू को ध्यान आता है कि वो तो अपने पापा के रूम में थी। फिर किसी ने उसे पीछे से पकड़ा और जब उसे होश आया तो वो यहाँ थी। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वो आदमी जो योंजू के पीछे पीछे सबसे पहले टेरेस पे आया था वो आकर मैनेजर को बताता है कि ये तो हमारे सीईओ कांगचुल है। ये सुनकर मैनेजर दौड़ता हुआ उसके पास जाता है। योंजू बोलती है कांगचुल, ये तो मेरे पापा के कॉमिक कैरेक्टर का नाम है, शायद ये कोई सेलिब्रिटी होगा। पर एक मिनट, इस नाम का तो कोई सेलिब्रिटी ही नहीं है। फिर उसे याद आता है कि जिस तरह से उसने अपने पापा के ड्राइंग में कांगचुल को देखा था ये बंदा भी तो बिल्कुल वैसे ही मिला था। शी बी लाइक ये क्या बकवास सोच रही हूँ, कॉमिक पढ़ पढ़ के मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। तभी कांगचुल को होश आ जाता है और वो उसे देखने के लिए वहाँ पर चली जाती है। कांगचुल को स्ट्रेचर पर लेटाकर लेकर जाया जा रहा होता है और वो एक प्लीजेंट सी स्माइल के साथ योंजू को ही देख रहा है। इसी तरह सभी लोग उसे लेकर वहाँ से हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं एंड योंजू अभी भी कंफ्यूज। तभी कहीं साइड पर हवा में अपने आप ही टू बी कंटिन्यूड शब्द अपीयर होना शुरू हो जाता है, जो देखकर योंजू का और भी ज्यादा दिमाग खराब। और देखते ही देखते वो फिर से अपने पापा के रूम में पहुँच जाती है। अब तो योंजू पूरी पागल। तभी उसकी नजर ड्राइंग टैब पर पड़ती है और वो घबराते हुए उस पर टैप करती है, पर इस बार कुछ नहीं होता। तभी सुबह वहाँ पहुँच जाता है। रिलैक्स, तुम रियल वर्ल्ड में पहुँच चुकी हो बालिके। हाय हाय, इतना सुकून। सुबंग उसे बताता है कि मिस्टर स्योंगमू यानी कि योंजू के पापा बिल्कुल ठीक हैं। वो भी कहाँ है ये तो पता नहीं, पर उन्होंने डेडलाइन खत्म होने से पहले ही कॉमिक सबमिट कर दिया और कांगचुल को भी जिंदा कर दिया। तुम बिल्कुल सही थी, वो जरूर ताजी हवा खाने के लिए ही बाहर गए होंगे, क्योंकि जाहिर है उनके लिए भी ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल रहा होगा कि कांगचुल को मारा जाए या नहीं।
मैंने बेकार में ही तुम्हें कॉल करके परेशान कर दिया। योंजू पूछती है पापा कहाँ हैं? सुबंग बोलता है ये तो पता नहीं, पर वो जल्द ही आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपना कॉमिक फिनिश कर लिया है। उसके बाद योंजू कॉमिक के आगे के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए रूम के बाहर आती है। ये तीनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि कांगचुल को नहीं मारा गया। एक ट्रेनी बोलती है वैसे तो मिस्टर स्योंगमू ने कहा था कि ये कॉमिक का लास्ट चैप्टर होगा, लेकिन लगता है कि वो इस कॉमिक को और बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने इस कॉमिक का दी एंड नहीं किया है। फिर योंजू कॉमिक के अगले चैप्टर को पढ़ना शुरू करती है। कॉमिक में सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही हुई थी जैसा अभी अभी योंजू ने किया था। उसका अचानक से वहाँ पहुँच जाना, कांगचुल को उस हालत में देखकर किचन में सभी को इन्फॉर्म करना, उस आदमी का गिरना, कपड़े से उसके जख्म को दबाना, उस आदमी के पेन से कांगचुल की जान बचाना, जाते वक्त कांगचुल का योंजू को देखकर स्माइल करना और योंजू का कंफ्यूजन में वहीं पर खड़ी रहना, सारी चीजें एग्जैक्ट सेम। ये सब देखकर योंजू का दिमाग खराब। उसके बाद कांगचुल कॉमिक कैरेक्टर की कहानी दिखाई जाती है। अपना शाना लौंडा अभी बहुत अमीर बंदा है। वो एक ई कॉमर्स कंपनी JN ग्लोबल का को रिप्रेजेंटेटिव है जिसका मार्केट प्राइस 1.5 बिलियन डॉलर्स है, यानी कि लगभग 1 खरब 12 अरब 55 करोड़ 25 लाख। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये बंदा एक मल्टी मिलियनियर है जिसके पास 800 मिलियन डॉलर यानी कि 60 अरब के लगभग की संपत्ति है। अरे मोरी मैया, इतना अमीर, इतने अमीर तो हमारे अंबानी चाचा और बेजोस अंकल भी नहीं है। ओए, रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? इसीलिए तो ये कॉमिक वर्ल्ड का अमीर लौंडा है। एनीवे, उसके बाद उसी मोमेंट के आगे की कहानी दिखाई जाती है जब कांगचुल उस धूर्त प्रोसिक्यूटर को कुछ नहीं कर पाया था और सिर्फ गुस्सा कर रह गया था। उस दिन के बाद से सुनवाई पर सुनवाई होती गई, तारीख पर तारीख लगती गई और कांगचुल का केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई, हाई कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, पर आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों की कमी के कारण उसे बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन उसके बाद भी उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। कांगचुल फाइनली 1 साल के बाद घर तो वापस लौट आया था, पर अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसकी फैमिली अब नहीं रही। कोर्ट से बरी होने के बाद अभी भी जब भी वो घर से बाहर जाता है तब सभी लोग उसके बारे में बातें बनाते हैं। वो दिन भर घर के ही अंदर बैठा रहता है। 1 साल इसी तरह की जिंदगी जीने के बाद उसने फाइनली मरने का डिसाइड किया और मरने के लिए हैंड ब्रिज पर पहुंच गया। ब्रिज पर खड़े होकर वो उसी मोमेंट के बारे में सोच रहा होता है जब घर घुसते ही सबकी डेड बॉडी देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। पूरे परिवार के श्राद्ध में तो वो नहीं जा पाया, पर बाद में वो उन्हीं के पास बैठा बहुत मायूस था। यही सब सोचते सोचते वो अपनी आंखें बंद करता है और कूद जाता है, पर उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर उसके दिमाग में लड़ने का ख्याल आता है और वो ब्रिज को पकड़ लेता है। अब इसके जिंदगी का बस एक ही मोटिव है, उस हत्यारे को ढूंढकर उसे उसके पापों की सजा दिलवाना, और इसी मकसद के साथ वो वहाँ से लौट जाता है। उसके बाद वेबटून वर्ल्ड यानी कि कॉमिक की दुनिया का प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहां हॉस्पिटल में कांगचुल का ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके सभी चाहने वाले हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। तभी एक सुशील कन्या की एंट्री होती है जो हमारे अमीर लौंडे से मिलने के लिए आती है। उसी रूम में एक और बंदा बैठा होता है जो शायद चाय बना रहा है। एनीवे, इन दोनों की बातों से पता चलता है कि वो कांगचुल के सेक्रेटरी है और कांगचुल ने उसे अपनी फुरफुरी यानी कि योंजू को ढूंढने का काम दिया है। बट अकॉर्डिंग टू हर इन्वेस्टिगेशन उस इंसिडेंट के बाद वो लड़की यानी कि अपनी फुरफुरी नजर ही नहीं आई। ऑल्दो उसने कहा था कि वो पुलिस को अपनी गवाही देगी, पर बाद में जब मैनेजर पुलिस को टेरेस पर लेकर गए तो वो वहाँ पर थी ही नहीं। टेरेस पर तो CCTV कैमरास नहीं है, पर अदर कैमरास में भी वो नीचे आते हुए या कहीं और जाते हुए नजर नहीं आई। उसने मैनेजर को बताया था कि वो किसी म्यूंगसे यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर की एक डॉक्टर है, पर ऐसा कोई हॉस्पिटल तो पूरे कोरिया में है ही नहीं, तो जाहिर है कि वो डॉक्टर होने का नाटक कर रही थी। फिर वो कांगचुल को योंजू का वो बिजनेस कार्ड देती है जो उसने मैनेजर को दिया था और बोलती है कि ये बिजनेस कार्ड भी फेक है क्योंकि इसमें जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मेंशन्ड है वो भी एग्जिस्ट नहीं करते। इसीलिए पुलिस भी अब उसी लड़की पर शक कर रही है कि वो लड़की भी उसके साथ मिली हुई हो सकती है जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। पर हमारे कांगचुल को इस बात पर बिलीव नहीं है कि वो हत्यारे से मिली हुई हो सकती है क्योंकि ही इज शाना लौंडा और इसके सिक्स्थ सेंस यानी कि छठी इंद्रिय कह रही है। कोई सेंस है इस बात की? कांगचुल बोलता है हमें उसे ढूंढना ही होगा क्योंकि मुझे लगता है कि इसी लड़की के पास मेरी जिंदगी की चाबी है। सुशील कन्या भी लाइक जिंदगी की चाबी, ये तो पागल है क्या? कांगचुल उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है उस लड़की का पता लगाओ। सुशील कन्या बोलती है उसका स्केच बनवाया जा रहा है। वैसे जिन लोगों ने उसे देखा था उनके हिसाब से वो लड़की बड़ी सुंदर है। कांगचुल बोलता है बिल्कुल भी नहीं, अगर वो लड़की सुंदर है तो दुनिया में सब सुंदर है। गजब बेइज्जती है।
सुशील कन्या बोलती है लेकिन वो तो तुम्हारी जिंदगी की चाबी है ना। कांगचुल बोलता है मैंने ये इसलिए नहीं कहा कि वो सुंदर है। सुशील कन्या बोलती है मुझे तो लगा कि तुम्हें उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया। कांगचुल भी लाइक हाँ तुमने मुझे समझ क्या रखा है, पूरे सेंचुरी का प्ले बॉय। सुशील कन्या बोलती है पर एक अनजान लड़की तुम्हारी जिंदगी की चाबी कैसे हो सकती है। कांगचुल बोलता है क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे जीने का मकसद जानती है। मुझे लगता है कि एक वही है जो बता सकती है कि मेरा इस दुनिया में एग्जिस्ट करने का रीजन क्या है। वैसे उस लड़की का स्केच सुंदर मत बनवाना वरना हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। और हाँ जब हम अकेले हो तभी मुझसे इनफॉर्मली बात किया करो, समझी? जी सर। जैसी आपकी इच्छा। मैं पुलिस को बता देती हूँ कि वो लड़की बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, ठीक है ना? फिर वहाँ से चली जाती है। कांगचुल उस बिजनेस कार्ड को देखकर बोलता है ओ योनजू वो अभी कहाँ होगी? और रियल वर्ल्ड में योनजू ये सब पढ़ रही होती है। जी हाँ, डब्लू का नेक्स्ट चैप्टर भी रिलीज हो चुका है। ये सब देखकर योनजू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी वो पागल कुत्ता प्रोफेसर पार्क वहाँ आते हैं और इस बात से नाराज होते हैं कि योनजू के पापा उसे कार्टून कैरेक्टर कैसे बना सकते हैं। वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि योनजू को उनके फेवरेट कॉमिक का एक कैरेक्टर बना दिया गया है। वो उसे ही ब्लेम करने लगते हैं कि जरूर तुमने ही कहा होगा अपने पापा को ये सब करने को, और उल्टी सीधी बातें सुनाने लगते हैं। पर इन सब इंसिडेंट से योनजू का दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया है कि वो उनकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए उन्हें रूम से भगा देती है। म्यूजिक प्रोफेसर पार्क दरवाजा खटखटाने लगते हैं पर उनको इग्नोर करके वो सीधा सुबोंग को कॉल करके सारी चीजें बताने की कोशिश करती है। पर इस तरह की बातों पर कौन बिलीव करेगा? इवन वो खुद बिलीव नहीं कर पा रही। फिर वो फोन काट देती है और बोलती है ये मुझे क्यों ढूंढ रहा है, मैं इसकी जिंदगी की चाबी कैसे बन गई? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अरे रे एक मिनट, कहाँ चल दिए? आपके लिए मेरे पास एक टास्क है। एज यू नो कि एक दूसरे चैनल ने इस ड्रामे को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो बहुतों का ओपिनियन ये है कि मैं इस ड्रामे को एक्सप्लेन ना करके कोई और ड्रामा एक्सप्लेन करूँ। सो अगर आपको इस ड्रामे का नेक्स्ट एपिसोड चाहिए इन एक्सपो स्टाइल तो इस वीडियो पर 1 के लाइक करवा दीजिए, दैट्स इट। और ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।